आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मुंबई में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। 13 साल बाद सीबीआई की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। दिनेश एमएम समेत 16 मुलजमीन पहले ही बरी हो चुके हैं। आज अदालत ने सभी 22 मुलजमीन को बरी कर दिया है। मुलजमीन में राजस्थान पुलिस के 3 अफसरान भी थे। कोर्ट ने यह माना कि सोहराबुद्दीन को गोली मारी गई थी, मगर उसके मुलजिम पर कोई सबूत कोर्ट के सामने साबित नहीं हो पाया। वहीं कोर्ट ने एनकाउंटर के गवाह तुलसीराम प्रजापति के एनकाउंटर को हकीकी करार दिया। कोर्ट ने यह माना कि कोर्ट ले जाते वक्त तुलसीराम भाग गया था और दूसरे दिन उसका एनकाउंटर हो गया था। सोहराबुद्दीन शेख को दहशतगर्द करार देकर उसका गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस अफसरान ने नवंबर 2005 में एनकाउंटर कर दिया था। एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन की अहलिया कौसर बीबी भी हलाक हो गई थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट का फैसला आ चुका है, कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, यानी आज अदालत फैसला ही सुनाने वाला था, तो सबसे पहले लाइन अदालत ने यही कहा कि जो भी आरोपी इस मामले में है उन्हें लेकर कोई भी सबूत जो है सीबीआई के पास नहीं है, कोई भी गवाह सीबीआई के पास नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सिरे से खारिज करते हुए सभी को जो है आरोप मुक्त कर दिया गया है, यानी सभी को जो है पूरी तरह से बताया गया कि इस मामले से कोई भी। और खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि सोहराबुद्दीन और साथ ही साथ तुलसी प्रजापति, इन दोनों मामलों को लेकर मामला क्लब किया गया था, जिसमें प्रजापति को ये बताया गया कि वो कूद के भाग गया था, दूसरे दिन एनकाउंटर में उसकी मौत हुई, जो वैलिड है, वो फर्जी एनकाउंटर नहीं है। दूसरा, सोहराबुद्दीन मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मौत सोहराबुद्दीन की जरूर हुई है, लेकिन सीबीआई प्रूफ करने में फेल हो चुकी है कि इसकी मौत कौन लोगों ने किया, किसने किया। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है अदालत ने सारे आरोपियों को जो है आज बाइज्जत बरी कर दी है। जी प्रशांत, और क्या अब प्रजापति की हत्या को लेकर अब जांच अलग से होगी? बहरहाल देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि प्रजापति का जो एनकाउंटर है वो तो अदालत ने वैलिड बताया है। सोहराबुद्दीन वाले मामले को लेकर अदालत ने खुद अफसोस जताया है कि किसी का बेटा, किसी का पति या कोई व्यक्ति जो है मरा है। हालांकि ये प्रूफ हो चुका है, लेकिन मारने वाला कौन है इसे अभी तक सीबीआई नहीं पकड़ पाई है, जांच एजेंसी नहीं पकड़ पाई। इसके लिए उन्हें काफ़ी गम है, काफ़ी चिंता उन्होंने कोर्ट में खुद, अदालत में खुद जो है सामने किया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले को जो 13 साल तक अदालत में रहा, और उसमें कई लोगों को जो है पेश किया गया गवाह के तौर पर, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फेल होते नजर आए। सीबीआई, मैं आपको बताऊं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बताई जाती है। अब इस फैसले के बाद उन पर एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी कि मामले में शुरुआती दौर में 38 आरोपी थे, पहले 16 जो है आरोप मुक्त हुए, उसके बाद 22 आरोपी बचे थे, जिन पर आज फैसला लेते हुए उन्हें भी आरोप मुक्त कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है सीबीआई की जाँच की व्यवस्था पर खड़ी होती है। जी बिल्कुल प्रशांत, 13 साल बाद भी सीबीआई कुछ साबित नहीं कर पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, जानते हैं कि इस मामले से जुड़े वकील का क्या कुछ कहना है। मुलजिम जो थे आरोपी, कोर्ट ने सारे मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। ऑल एक्यूज आर एक्विटेड। किसी के अगेंस्ट में कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। जहां तक सोहराबुद्दीन की हत्या का मामला है, कोर्ट ने ये माना है कि सोहराबुद्दीन की हत्या गोली लगने से हुई है, मगर सोहराबुद्दीन को जो गोली लगी थी वो कोर्ट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी, या जिस हथियार से चलाया गया वो हथियार आरोपी को अलॉट था, ऐसा कोई पुरावा नहीं आया। तुलसीराम प्रजापति जो है वो बस में तीसरा व्यक्ति था जिसको एब्डक्ट किया गया था, वो भी कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं हुआ। तुलसीराम के इनकाउंटर को कोर्ट ने जीनियन इनकाउंटर माना है। कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि तुलसीराम जो है उसको कस्टडी से ले जाते समय भाग गया था और दूसरे दिन जो है इनकाउंटर में मारा गया। ये डिफेंस की जो थ्योरी थी, कोर्ट ने इसको सही माना है। जहां तक कौसर बी का मामला है, इस संदर्भ में प्रोसिक्यूशन ने कोई पुरावा कोर्ट में पेश नहीं किया। जितने विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए थे उसमें मटेरियल विटनेस जो थे हॉस्टाइल हो गए, जिसके लिए प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट ने यह भी माना है। और सारे पुरावे 210 गवाह थे, इन सबको देखते हुए कोर्ट ने सारे 22 आरोपियों को इस मुकदमे से बरी कर दिया।
बिहार में एनडीए हलीफों के दरमियान सीटों की तकसीम के मामले पर आज रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने अरुण जेटली से मुलाकात की। जराये का कहना है कि सीटों के ताल्लुक से मुफाहिमत हो गई है और इसका ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। अरुण जेटली से मुलाकात के बाद एलजेपी लीडरों का कहना है कि सीटों की तकसीम के मामले पर कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी दूर हुई क्या? आपने मुलाकात नाराजगी दूर हो गई? सही समय आने पर मैं बोलूंगा, अभी बातचीत चल रही है। सही समय आने पर मैं बोलूंगा, अभी बातचीत चल रही है। एलजेपी रुकन पार्लियामेंट रामचंद्र पासवान ने सीट शेयरिंग पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार ने रामचंद्र पासवान से खास बातचीत की। कहीं कोई खींचतान नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टियां होती है, सब में बातचीत चल रही है। कल भी बातचीत हुई है, बातचीत जारी है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही सीटों के बारे में अंतिम फैसला हो जाएगा। तो सर, मेरा जिस तरह से एलजेपी ने 31 तारीख का जो उसके पहले ही सब हो जाएगा। नाजरीन, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है अब बातें आ रही हैं, साफ हो चुका है, रामविलास पासवान ने कह दिया है कि कोई नाराजगी नहीं है, क्या कुछ मजीद अपडेट्स है? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो निश्चित तौर पर तय हो गया है, क्योंकि जब हम उनसे बात कर रहे थे तब उनके चेहरे पे स्माइल था, खुशी का माहौल था, हंसी उनके चेहरे पे थी और जो बॉडी लैंग्वेज हमें दिख रहा था उससे निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये लग रहा था कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की, जो बिहार के प्रभारी भी रहे हैं और नीतीश कुमार से उनके बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको लेकर के अरुण जेटली से मुलाकात हुई, जिसमें रामचंद्र पासवान मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे, वहीं बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय मौजूद थे और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव मौजूद थे। जो सूचना यहां में आ रही है कि आज शाम को नीतीश कुमार जब आएंगे तो नीतीश कुमार के साथ अरुण जेटली की बैठक होगी और उसके बाद सामूहिक तौर पर बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू की बैठक होगी और जिस तरह से डेडलाइन दिया है 31 दिसंबर, उसके पहले ही पूरी तरह से घोषणा हो जाएगी। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि उनका यह कहना है कि कल सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से तय हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जेडीयू और बीजेपी ने साफ तौर पर किया था। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि दोनों ही बराबर सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और जो बाकी के सीटें हैं वो एलजेपी को दिया जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि एक सीट जो है वो राज्यसभा से रामविलास पासवान को देने की बात अब आ रही है और इस फॉर्मूले पर एलजेपी ने भी अपनी में रजामंदी जाहिर कर दी है। जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वजारत दाखिला ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें 10 मरकजी एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की जानकारी खंगालने की इजाजत दी गई है। इन एजेंसियों में आईबी, सीबीआई, एनआईए और रॉ के अलावा कई दीगर एजेंसियां शामिल हैं। ये एजेंसियां किसी भी कंप्यूटर में आने वाली और जमाशुदा जानकारी को इंटरसेप्ट कर सकेंगी, उनको मॉनिटर कर सकेंगी और कोड की जुबान में होने पर उसको डीकोड करने का भी इख्तियार रखेंगी। देखिए भैया, न किसी को डरने की ज़रूरत है, न किसी को डराने की ज़रूरत है। जो सहिष्णुता है वो भारत की संस्कृति है और सौहार्द हमारा संस्कार है। न इसे कोई डरा सकता है, न इसको कोई डिगा सकता है। और जिन्हें ये लगता है कि सहिष्णुता और संस्कार डर रहा है और डिग रहा है, वो मुझे लगता है गलतफहमी में। जहाँ तक नसीरुद्दीन शाह साहब का सवाल है, नसीरुद्दीन शाह साहब का जो कला है, उनका जो काम है, उसकी लोग कदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और इसलिए न देश कभी डरा है न डिगा है। चाहे वो भिवंडी का कत्लेआम हुआ हो, चाहे वो भागलपुर का दंगा हुआ हो, चाहे सन 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ हो, चाहे मेरठ हुआ हो, चाहे मलियाना हुआ हो, एक लंबी श्रृंखला रही है और हर बार भारत के। छत्तीसगढ़ के जिला बालूद बाजार में एक गौशाला में 40 मवेशियों की मौत हो गई है और कई जानवर बीमार है। देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में जिला बालोद बाजार के कोदवा भाटापारा के एक गौशाला में 40 जानवरों की मौत हो गई है। गौशाला में चारों तरफ जानवर मरे पड़े हुए हैं और कई जानवर तड़प रहे हैं जिन्हें हम साफ तौर पर दिखा नहीं सकते। बताया जा रहा है कि इन्हें खुले में रखा गया था, जिनकी मौत हाल के दिनों में हुई बारिश और चारा नहीं मिलने की वजह से हुई है। खबर मिलने पर सिमगा एसडीएम ने गौशाला का दौरा किया और पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच की बात कही है। साथ ही बीमार जानवरों के इलाज कराने के हुक्म दे दिए गए हैं। लेकिन गांव वालों के मुताबिक इस गौशाला में अब तक 80 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया का एदादोशुमार कुछ और ही कहता है। ये जो है ना प्राकृतिक प्रकोप है, एक तरीके से देखा जाए तो जैसे पीएम की रिपोर्ट होती जाएगी, कारणों का पता चलेगा और उसके बाद में डिस्पोजल की कार्रवाई करेंगे। गांव वालों से पूरी चर्चा हो गई है और इस संबंध में भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होकर के भी उनसे सुझाव मांगे गए हैं। अच्छी अच्छी 80 ये क्या कारण मानता है खत्म हो के? ये जो अभी जो वर्षा के वजह से अभी के है, बीच में एक दो हुआ तो सब लम्हा जानवर में एक दो। बहरहाल बेसहारा जानवरों को सहारा देने के लिए गौशाला खोला गया था, लेकिन यहाँ भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। झारखंड के जिला लातेहार कोर्ट ADJ1 ऋषिकेश कुमार की अदालत ने 8 गौरक्षकों को मुजरिम करार दिया है। लातेहार के बालूमाथ में साल 2016 में गौरक्षकों ने 2 अक़लियती नौजवानों को पिटाई के बाद दरख्त से फांसी पर लटका दिया था। लातेहार कोर्ट ने अरुण साव, विशाल कुमार तिवारी, सहदेव सोनी, मनोज साव, उदय साव, मनोज कुमार को मुजरिम करार दिया है। आज अदालत इन मुजरिमीन की सजा का ऐलान कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद सुपुर्दगी के लिए 30 रोज की मोहलत देने की सज्जन कुमार की अर्जी को ठुकरा दिया है। गुज़िश्ता रोज सज्जन कुमार ने यह अर्जी दाखिल की थी। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर को हर हाल में सरेंडर करना होगा। दिल्ली सिख फसाद में मुलविस होने के मामले में हाई कोर्ट सज्जन कुमार को कसूरवार करार देकर उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर हैं। वजीर आजम रियासती पुलिस सरबराहान की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने सरदार पटेल के मुजस्मे के अहाते में एकता परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी खवातीन मोर्चा की कारकुनों से खिताब भी करेंगे। मध्य प्रदेश में काबीना की तश्कील के मसले पर गुफ्तगू के लिए वजीर आला कमलनाथ दिल्ली में हैं। अपने कयाम के दौरान कमलनाथ आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस सदर से काबीना की तश्कील पर तबादला ख्याल करेंगे। कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर लीडर AK एंटनी से भी मुलाकात करेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने मरकजी हुकूमत और इंडियन बैंक एसोसिएशन की मुखालफत में हड़ताल की कॉल दी है। आपको बता दें कि 11वें पे स्केल को बिला शर्त लागू करने के मुतालबे को लेकर हड़ताल की जा रही है। 21 और 26 दिसंबर को बैंक मुलाजमीन हड़ताल पर रहेंगे, जबकि 22 दिसंबर को चौथे शनिचर और 23 को हफ्ता होने के सबब बैंक बंद रहेंगे। 24 दिसंबर को एक दिन बैंक खुलेगा। उसके बाद क्रिसमस डे पर यानी कि 25 दिसंबर को बैंक फिर से बंद रहेंगे। इस तरह 5 रोज तक लोगों को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों में अगर आपका कोई जरूरी काम था और आपने उसे पूरा नहीं किया है तो अब आपको 6 दिनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस ताल्लुक से तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबाब। आज आपने बैंकों में अपने काम को नहीं निपटाया तो अगले 6 दिन बैंकों में कोई काम नहीं होगा। कल यानी कि 21 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। 22 और 23 दिसंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी है। 24 दिसंबर को बैंक खुलेंगे जरूर, लेकिन मुमकिन है कि वहां पर सार्वजनिक कार्य उतनी तेजी से नहीं होंगे। उसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है और फिर 26 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों की एक और हड़ताल है।
यानी कि बैंक अब 27 दिसंबर को खुलेंगे। हालांकि बैंक के आला अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि इन 6 दिनों तक एटीएम में लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए कैश पहले से ही उसमें जमा किया जा रहा है और कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी इन एटीएम पर लगाई जाएगी ताकि जहां पर कैश खत्म हो वहां पर वो ऑफिसर्स पूरी मुमकिन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन अगले 6 दिन बैंकों के बंद होने से लोगों के सामने तमाम मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं, क्योंकि नए साल के जश्न में ये बैंकों की बंदी आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। हुकूमत ने रवा माली साल में निजी शोबे के बैंकों के दोबारा सरमायाकारी के लिए तय रकम 65,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,06,000 करोड़ रुपए करने की तजवीज पेश की है। इसके लिए रवा माली साल की बकिया रकम में शेयर से 41,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कुल मिलाकर मार्च 2019 तक बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस ताल्लुक से वजीर खजाना अरुण जेटली ने लोकसभा में इमदाद के लिए इजाफी मुतालबे पेश किए। बैंकों की कर्ज देने की सलाहियत बढ़ेगी और कुछ बैंकों को पीसीए से बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी। हनुमान जी की जात का मसला उलझता जा रहा है। कोई उन्हें दलित बता रहा है तो कोई ब्राह्मण, किसी ने उन्हें मुसलमान बता दिया। अब उत्तर प्रदेश के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हनुमान जी को जाट बता दिया है। उसकी वजह उन्हीं की जुबानी सुनिए। हनुमान जी जो सनातन धर्म में विश्वास करता है वो प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी की पूजा जरूर करेगा। हनुमान जी हमारे पूर्वज थे और हनुमान जी के बारे में तरह तरह की बातें लोगों के कहना आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा स्पष्टीकरण दे चुके हैं। कल ये बात आई थी तो मैंने इतना कहा था कि देखिए, हम किसी भी स्वभाव से ये पता करते हैं कि ये किसके वंशज होंगे। जैसे वैश्य जाति का हम ये मानते हैं कि वो अग्रसेन के वंशज हैं, क्योंकि अग्रसेन महाराज स्वयं व्यापार करते थे। इसलिए जाट का स्वभाव होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें ज़रूर कूद पड़ता है। तो अब ऐसे ही हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है। इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। यूपी के बिदायूं में बाइक सवार बदमाशों ने होमगार्ड को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि शक की बिना पर होमगार्ड ने दोनों बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसी वक्त होमगार्ड को गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में चिले कलान यानी सरतरीन मौसम के 40 दिनों की शुरुआत आज से हुई है। वादी के लोगों ने पहले से ही इस मौसम से निपटने के लिए तैयारियां की हुई है। वादी कश्मीर उसके 4 मौसम, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम खज़ा और मौसम बहार के लिए जानी जाती है। मौसम सरमा में 40 ऐसे दिन होते हैं जिनको चिले कलान कहा जाता है। ये 40 दिन सरतरीन दिन होते हैं। इन 40 दिनों में वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाता है। दर्जे हरारत मनफी में जाता है और इस दौरान काफी बर्फबारी भी होती है। चिले कलान में सर्दी से बचने के लिए वादी कश्मीर में लोग रिवायती कांगड़ियों का इस्तेमाल के साथ साथ मोटे कपड़े और कमरों को गर्म करने के लिए वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मगर बिजली की अदम फराहमी लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। राहुल गांधी छुट्टियां बिताने के लिए शिमला में है। शिमला में राहुल ने माजूर बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ फुर्सत के कुछ लम्हे बिताए।
राहुल गांधी ने बच्चों के साथ शतरंज भी खेला। इस दौरे में बहन प्रियंका भी उनके साथ मौजूद थी। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के मुंबई में वाक़ जिन्ना हाउस को खरीदने का फैसला किया है। मलाबार हिल्स में वाक़ जिन्ना हाउस को बैनुल-अक़वामी कल्चरल सेंटर में तब्दील किया जाएगा, जिसे बैनुल-अक़वामी वफूद के साथ मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़की से छेड़छाड़ की मुखालफत करने पर लड़की के रिश्तेदारों को बुरी तरह पीटा गया। बदमाशों ने लड़की के मां बाप और भाई को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वीडियो की बिना पर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और तकरीबन 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में गांव का सरपंच भी शामिल है। एक मालबरदार ट्रक के पलटने से यह हादसा पेश आया है। मकामी एमएलए और पुलिस इंतजामिया भी जाए हादसे पर पहुंचे। इंडियन एयरलाइंस की 111 तैयारों की खरीदारी में तफ्तीश के दौरान ईडी को अहम जानकारी मिली है। पैसों का लेन देन कुछ गैर सरकारी तंजीमों के जरिए हुआ। ईडी बैंकों के खाते और दस्तावेजात खंगाल रही है। 111 तैयारे 70,000 करोड़ में खरीदे गए थे। ईडी वजारत शहरी हवाबाजी और इंडियन एयरलाइंस के खिलाफ जांच कर रही है। जल्द ही कुछ आला हुक्काम को पूछताछ के लिए तलब करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की एक अर्जी दाखिल किए जाने के बाद मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई के केस की बुनियाद पर ईडी ने भी मामला दर्ज किया था। एयर इंडिया और एयरलाइंस के इंतजाम समेत तैयारों की खरीदारी से फायदे का मामला भी ईडी के ज़ेर तफ्तीश है। फायदे वाले रूट्स की जगह नुकसान वाले रूट्स पर परवाजें करने के अहकामात की भी जांच हो रही है। ये अहकामात यूपीए के वजीर शहरी हवाबाजी प्रफुल्ल पटेल के दौर में जारी किया गया था। चीनी वजीर खारजा वांग यी आज से हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर हैं। वांग यी हिंदुस्तान में वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों वज़रा के बीच दोनों मुल्कों के रिश्तों में मजीद बेहतरी पर अहम बातचीत जारी है। वाज़ेह है, जून में पीएम मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीन हिंदुस्तान अवाम से अवाम मैकेनिज्म मुआहदे पर इत्तेफाक किया था और अब पहली बार इस मुआहदे पर आला सतही मीटिंग हो रही है। वांग यी वो हिंदुस्तान में 24 दिसंबर तक रहेंगे। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।